नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस दिवाली पर शॉपिंग के रिकॉर्ड बने हैं। हो सकता है आपने भी जमकर खरीदारी की होगी। जरूरत के लिए तो शॉपिंग करनी ही पड़ती है, लेकिन शॉपिंग करने का अपना एक अलग मजा भी है। आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, इसके लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक ऑफर्स भी लाती हैं, स्कीम्स भी लाती हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई जैसी चीजें, बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर्स खरीदारों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन यही वो ऑफर्स भी हैं जो आपको कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिसका आपको फंसने से पहले अंदाजा भी नहीं लगता। एक वक्त था जब लोन या ईएमआई घर या ज्यादा से ज्यादा कार खरीदने के लिए लिया जाता था, लेकिन अब ये छुट्टियां, शादियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी बहुत तरह की चीज़ों के लिए लिया जाने लगा है। पर्सनल ट्रीटमेंट जैसे कि जो ब्यूटिफिकेशन वाले ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए अब लोग जी खोल के लोन लेते हैं और उन्हें ईएमआई में पे करते हैं। और तो और कई बार आप खर्चा कर देते हैं बड़ा सारा आपके क्रेडिट कार्ड पर और एक ऑफर आ जाता है कि इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए। आपको लगता है बड़ा अच्छा है जी, खर्चा कर दिया, सोच रहे थे बिल को कैसे भरेंगे, लेकिन अब तो हम ईएमआई के थ्रू इसे आसानी से भर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे 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 आपको एक बड़ा कर्जदार बना देती है और फिर जीवन में हल्का सा भी कोई परिवर्तन आया, कोई ख़राब समय आया, कोई दिक्कत आई, कोई मुसीबत आई, तो आप इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि आपका वो जो हिसाब किताब है मंथली ईएमआईज़ का बिगड़ जाता है। कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, मसलन हर 4 पर्सनल लोन में से एक जो है ना, इस वक्त हॉलिडे, मेडिकल, इस तरह की चीज़ों के लिए लिया जा रहा है। 25% आईफोन जो हैं वो ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पर लिए जा रहे हैं। या मैं कहूँगा ये 25% भी कम है, ये संख्या शायद 70% के आसपास होगी। सिर्फ 25% ऐसे होंगे जो कि कंप्लीट बाय आउट कर रहे हैं, पूरे पैसे एक साथ दे रहे हैं। 26% लोन शादी के लिए, अब शादियां भी लोन पे हो रही हैं, जिसके लिए पहले लोग जिंदगी भर पैसा जमा करते थे। और पर्सनल लोन का जो आंकड़ा है वो 4 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। एक छोटी सी बानगी है कि किस तरीके से हमारे देश में ईएमआई कल्चर तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या आप भी इस ईएमआई कल्चर का हिस्सा हैं? अगर अब तक सब ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या कोई दिक्कत हो सकती है, उसे अभी से कैसे पहचाने? लोन लेना या ईएमआई कोई खराब या गलत बात नहीं है, लेकिन इसका संतुलन, इसका बैलेंस सही होना चाहिए। एक और आंकड़ा जो अलग अलग रिपोर्ट्स में आता है कि इस समय जो लोग कमा रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स, वो अपनी सैलरी का 33 से लेकर करीब करीब 50% तक ईएमआई चुकाने में लगा देते हैं। तो क्या ये सही गणित है? ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप अपने खर्चों को कम करें या अपनी ख्वाहिशें पूरी ना करें, लेकिन एक बैलेंस तो ज़रूरी है। और बैलेंस भी कैसा? समझ वाला बैलेंस। कई बार ना समझी में भी ये गलतियां होती रहती हैं और तब तक पता नहीं चलता जब तक कि कोई कठिन समय ना आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जब आपको लगे ओ माय गॉड अब क्या किया जाए। तो चलिए, ऐसी कोई स्थिति आए उससे पहले ही संभलने का या बाहर निकलने का, चक्रव्यूह तोड़ने का, ईएमआई का आज रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और रिटायर रिच एट 42 के ऑथर और वेल्थेरिया के फाउंडर ध्रुपद पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजीज साहब, जैसा मैंने कहा कि इस बार तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और वो जीएसटी का फ़ायदा क्योंकि लोगों को मिला तो जी भर के शॉपिंग भी की, लेकिन इन शॉपिंग्स के पीछे वो बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे ईएमआईज, नो कॉस्ट ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड लोन्स और ये तमाम चीज़ें, अपनी जो रेगुलर शॉपिंग होती है या ईयरली शॉपिंग्स होती हैं या फेस्टिव शॉपिंग्स होती हैं, इनको एज अ लोन करना या एज एन ईएमआई करना कितना सही क्राइटेरिया है? विपिन जी, आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप जो चीज को डाउन पेमेंट देके नहीं खरीद सकते, उसको खरीदने की ऐसी क्या जल्दी है, ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स एक इंसान की जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको कमिट करके आप कोई वाइट गुड्स खरीदना चाहते हैं, कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं, और एटलीस्ट 1 2 4 थंब रूल तो होने चाहिए। अब क्या थंब रूल होने चाहिए कि भाई 1/3 आपका, अगर 1/3 हिस्सा ऑलरेडी ईएमआई में चल रहा है या 40% आपकी जो क्रेडिट हो रही है सैलरी वो ईएमआई में चल रही है, तो आप वो एक मैक्स आउट कर चुके, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते।
अगर आप 10% ही ईएमआई में दे रहे हैं और 100 रुपए कमा रहे हैं बैंक आफ्टर टैक्स और सिर्फ 10 रुपए की ईएमआई चल रही है, तो बेशक आपके पास गुंजाइश है एडवांस करने की परचेज। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको ये याद रखना है कंपनियां और जो आपको उधार दे रहा है एनबीएफसी, दोनों के हित में है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई भी आज ही खर्च कर दें ताकि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट में तब्दील कर सके। हमारी भी ग्रुप कंपनी है एक एनबीएफसी, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई भी एनबीएफसी को फायदा नहीं होता। ऑफ कोर्स हमारी एनबीएफसी को भी अगर आप लोन लेते हैं तो फायदा होता है, तो लोन लें बेशक, बट आपकी 3 साल आगे की जो कमाई आने वाली है उसको आज खर्च कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि आप टेबल पे बैठ के 4 दिन का खाना आज ही खा लेते हैं? नहीं करते। तो ये इतनी क्या जल्दी है इंसान को? आई थिंक मैं विश्वास नहीं करता कि कोई कंज्यूमेबल आइटम को आप आज ईएमआई के माध्यम से लें अनलेस यू हैव अ लार्ज हेडरूम। जी, तो आपके पास वो गुंजाइश हो तो आप करिए। ध्रुपद, ये बड़ा आसान होता है। देखिए, अब एक नो कॉस्ट ईएमआई को ही समझे, ठीक है। देख के लगता है कि मुझे कोई फ़ोन खरीदना है या मुझे कोई गैजेट खरीदना है, बढ़िया है, उस पर तो नो कॉस्ट ईएमआई आ गई। यानी मुझे पैसा देना है, मुझे 2 साल भी मिल जाएंगे या 12 महीने मिल जाएंगे, वॉट। अब तो 36 महीनों तक की ईएमआई बनने लग गई है, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी है। तो व्यक्ति को लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई डील ही नहीं हो सकती। लेकिन इसके पीछे का गणित क्या कहता है? क्या ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन है या खराब? मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आपका काम 20,000 30,000 में चल रहा है, आपको 1.5 लाख का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम इज़ फोमो। हर किसी बंदे को आज इतना फोमो है कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये समाज की वजह से हर कोई बंदा इसी लाइन में चल रहा है। और जब उसको आईफोन लेना है तो पैसे तो उतने हैं नहीं। सामने ये मस्त वाली स्कीम दिख रही है भाई, नो कॉस्ट ईएमआई, तो बोले अपना तो कुछ जाता नहीं है, ले लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो 36 महीने तक बांध चुके हैं। अब वो हिल नहीं पाएंगे। जॉब चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, 2 महीने के लिए भी अगर निकाल दिया, आपको पता है टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया है। जस्ट इमेजिन, वो 12,000 में से अगर 2,000 लोगों ने भी इस तरह से ईएमआई लिए रहेंगे, क्या करेंगे वो, गॉड नोस। तो और दूसरी चीज़, कोई भी मतलब मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि इस दुनिया में फ्री सिर्फ माँ का प्यार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ये नो कॉस्ट दे रहे हैं आपको, तो मतलब डेफिनेटली देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड दैट। उस केस में आपको नो कॉस्ट वाले में आपको डिस्काउंट कम मिलते हैं और कहीं ना कहीं कंपनियों का फ़ायदा है। आप इफ़ यू रिमेंबर, बजाज ने ये स्टार्ट किया था सालों पहले। नाउ तो भर भर के एनबीएफसी आ गई है ये सेम सिस्टम के लिए। एंड बजाज का शेयर तो कितना बड़ा आपको पता ही है। तो जैसे फिरोज जी ने बताया कि ये सब प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ये सब कंपनियों के पास जा रहा है। एंड अगेन, मैं तो प्रॉफिट के फेवर में हूँ, बट आपको अपना देखना है। वो बोलते हैं ना कि वो चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने हमारे पैर होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, चादर फैला देते फिर पैर फैलाने की बात करते रहते हैं। तो वो काम होने वाला नहीं है। लंबे टाइम में ये ब्रोक रहते, ये सब लोग ब्रोक रहते। आप देखो, ये जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज ब्रोक। तो दोनों ही हमारे मेहमान एक बात तो कॉमन कह रहे हैं, चाहे वो चादर का एग्जाम्पल हो, चाहे डायरेक्टली कही गई बात हो, कि ये जब भी आप कोई नो कॉस्ट ईएमआई, कोई बाय नाउ पे लेटर या इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं, उसे ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, यानी आप कमिट कर चुके हैं कि जितनी लंबी आपकी ईएमआई है, मतलब ऑलरेडी अभी जो पैसा आपने कमाया नहीं है, अब आप जो आगे जाके कमाएंगे वो किसी को आपको चुकाना है। कई जगह ब्याज के साथ, कई जगह वो दिखने में नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन जैसा ध्रुपद भी बोल रहे थे कि उसके भी अपने कुछ चीज़ें रहती हैं जो शायद सीधी सीधी आपको नहीं दिखती। लेकिन आप कमिट कर चुके हो कि ये पैसा तो ऑलरेडी आपको किसी को देना है। नाउ फिरोज साहब, अब देखिए, लोगों का ये तर्क आएगा कि भाई पहले मकान भी तो हम खरीदते हैं, उसमें तो 20-20 साल की, 30-30 साल की ईएमआई चलती हैं, जिंदगी भर की हो तो बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई चलती हैं। आप कह देंगे कि भैया मकान तो एक एसेट बनता है, लेकिन लोग कारें खरीदते हैं 20-20 30-30 लाख रुपए की, उनकी ईएमआई चलती हैं, उनमें तो कुछ गलत नहीं था। लेकिन अब आप क्यों बता रहे हो हमको कि ईएमआई गलत है? देखो, एक 2 किस्म की ईएमआई होती है। एक तो ऐसी चीज खरीदी जिसका दाम घटने वाला हो। कार भी डेप्रिशिएट होती है, बट हाउस एप्रिशिएट होता है, ये मान के चले। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में इतनी अप्रिसिएशन नहीं होती, स्पेशली अपार्टमेंट्स में। बट आप देखिए, अगर आप होम लोन देख रहे हैं तो पहले तो ब्याज दरें बड़ी कम है। ईएमआई तो ठीक है, बट ब्याज 7% पे, 7.5% पे मिलता है आपको होम लोन। आप
मानते हैं कि आपको लगता होगा कि यार जो फोन खरीद रहे हैं वो जीरो इंटरेस्ट की ईएमआई है, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट की नहीं है। अगर आप उसको कैश डाउन लेते हैं तो मैं डिस्काउंट ले लेता हूं 15% का, क्योंकि ईएमआई आपको जीरो इंटरेस्ट बोलते हैं, बट इंटरेस्ट कोई ना कोई तो देगा ना, आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि एनबीएफसी आपको जीरो कॉस्ट पे लेंड कर देगी। वो कंपनी जो आपको फोन बेच रही है वो एनबीएफसी को पे कर रही है ब्याज। वो ब्याज पे करने के बदले आप ही ओवर द काउंटर उसे नेगोशिएट करके पूरा कैश डाउन ले सकते हैं। सो रहा सवाल विपिन सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम कहते हैं कि भाई ईएमआई फॉर होम लोन इज ओके। दो कारण है, एक तो इंटरेस्ट रेट कम है 7%, 7.5%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 6.5 पे बोरो करती है, आपको 1% ज्यादा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो करती है उससे 1% ज्यादा पे पैसा मिल जाता है। दूसरा, आप अगर घर खरीदते हैं तो आपका रहने का किराया बचता है 2-3% का, और 4-5% की अगर एप्रिसिएशन हो जाती है घर पे तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है, तो आपका नुकसान नहीं हुआ जो ब्याज आपने दिया। बट अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन को आप 4 साल बाद बेचने जाइए तो आपको कोई उसका 10% जो आपने पैसा डाला होगा, समझो 20,000 की खरीदी थी, 2,000 में कोई ले ले तो मान जाऊं OLX पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको वो एसेट्स खरीदनी है जो अप्रिशिएट हो या एटलीस्ट कंज्यूम हो टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच, ऑलमोस्ट 3% हाउस रिप्लेसेस योर रेंट। सो अप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए EMI इज ओके, एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए इट्स अ बिग पॉइजन। राइट तो फिरोज साहब जो बात बता रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी कि देखिए घर जैसी चीज में आपको जो ईएमआई पे करनी पड़ रही है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली 7% 8% का है, और बाकी जगह जो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल, अच्छा क्रेडिट कार्ड का तो ध्रुपद एक मामला ही अलग है। समझ लीजिए कि हाउसिंग लोन आपको बहुत हो गया आज की तारीख में 7-8% 9% पे मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल को देखते हुए। व्हीकल या कार का लोन आपको 12% 13% तक आ जाएगा, बहुत महंगे से महंगा होगा भी। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड वाली ईएमआईज होती हैं या और भी इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर कैलकुलेशन तो वो दिखाते हैं कुछ इस तरीके का कि बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 40% तक जाता है। ये बात इतने सालों की फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद भी लोगों के समझ में क्यों नहीं आती? उसका रीज़न है बिकॉज बैंक चाहती नहीं है कि आपको ये चीज़ पता चले। इसीलिए जब वो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं ना तो बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा रहता है कि 36 से 40% इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। एंड ये इन लोगों को नहीं समझता बिकॉज छोटी अमाउंट पे जब टैक्स वो इंटरेस्ट की अमाउंट आती है ना तो वो लोग छोड़ देते हैं। मतलब लेट अस से 36,000 का बिल था, उस पर 3,000 रुपये ऐड हो गया ना, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि 36,000 पे एक महीने में 3,000 रुपये ऐड हुआ है। अगर उसका आप कैलकुलेशन करो इट इज़ कमिंग टू 40%। और अगर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देखो तो ये नेक्स्ट लेवल है। तो बैंक चाहती नहीं है आप ये जाने, और एक्चुअली कंज्यूमर भी देखना नहीं चाहते, छोटी छोटी अमाउंट होती है इग्नोर कर देते। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि कोई इसका तोड़ है क्या, तो मेरे पास है ना एक तोड़ है, हमने हमारी बुक में भी लिखा है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट तोड़ कि मेक अ रूल। आज से एक रूल बना लो लाइफ का कि अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, व्हेन आई से बड़ी मतलब 10,000 15,000 से ऊपर वाली चीज़ या 10,000 से ऊपर वाली चीज़, तो आपको 7 डेज के लिए रुक जाना है। लेट अस से आपने डिसाइड किया कि आपको फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है, 7 डेज के लिए रुक जाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे लेना है तो आप उसको ज़रूर खरीदिए। एंड अगर छोटी चीज़ है तो सिर्फ एक दिन रुकना है, एक दिन रुक जाओ, नेक्स्ट डे अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे लेना है तो आप खरीदिए। ये है ना एक हैबिट का रूल है कि हमें टेम्पटिंग होती है बाय करने की, तो अगर आप रोक दोगे ना तो वो जो टेम्पटिंग वाले न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। सो दिस इज द तोड़ ऑफ दिस थिंग्स। राइट, इम्पल्स बाइंग जो कि वो कोशिश ही रहती है कंपनीज की या तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स की कि आपको वो थोड़ा ललचाएं, और मज़ा तो आता है। मैंने तो अपनी जो ओपनिंग है उसमें भी लिखा कि शॉपिंग करने का अपना एक मज़ा है, उसके पीछे एक पूरी थ्योरी है, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगी। ध्रुपद वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर टाल देंगे, 24 घंटे भी टाल देंगे, तो उस चीज़ को खरीदने की जो अर्ज है, जो इम्पल्स है, वो कम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ये तो एक चीज़ हुई। फिरोज साहब, लेकिन अब जो है ठीक है, मकान का समझ में आता है, कार्स का समझ में आता है एक हद तक। मैं फ़ोन को भी मान लूँ क्योंकि फ़ोन अब आपका सब कुछ है। ठीक है, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से 50,000 वाला ले लिया कि 20,000 वाला ले लिया कि 80,000 वाला ले लिया, लेकिन लोग अब हॉलीडेज़ पे, जो कि उन्हें पता है कि सिंपल ये तो एक बड़ा एक्सपेंस आएगा ही आएगा,
और दूसरी ऐसी चीज़ों पे जहां वो शादियों के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। अब एक शादी को आप 25 लाख में करिए कि 50 लाख में करिए कि 2 करोड़ में करिए, वो तो जितना कहते हैं ना शक्कर डालो उतना मीठा हो जाएगा। ये जो टेंडेंसी है ये क्यों इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है और इसके फॉल आउट ऐसे क्यों नहीं है कि जो हम अभी तक किसी की समझ में आए, जबकि जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे तो अब हम काफ़ी आगे बढ़ गए। विपिन सर, बहुत सारी चीजों पे आगे बढ़े। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पे आगे बढ़े हैं, ब्याज दरें कम हुई हैं इंडिया में 20 साल पहले के मुकाबले। बट एक चीज और बड़ी है, जो सोशल मीडिया में आप दूसरों की लाइफस्टाइल देख पा रहे हैं, वो पहले ऐसे नहीं होता था। सब बंद कमरों में वो अपना कर लेते थे अपने घरों में। आज की डेट में कोई भी चीज इंसान खर्च करता है, कार खरीदता है तो फोटो डालता है, फोन खरीदता है तो फोन के लिए दूसरा फोन लेके उसका फोटो खींच के डाल देता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैं आज की डेट में जो ये फोमो जो सर कह रहे थे, वो बहुत बड़े इसीलिए गया है क्योंकि सोशल मीडिया में आप दूसरों की लाइफ में स्नीक पीक कर सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो दिमाग में केमिकल होता है डोपामाइन, जो इंसान सिगरेट पीने पे जो डोपामाइन मिलता है वैसा का वैसा डोपामाइन ऑफ कोर्स धीरे से मिलता है, शॉपिंग करने पे मिलता है, सोशल मीडिया पे होने रील्स देखने से होता है। सो ये जो डोपामाइन का रश है वो आई थिंक उसको कर्टेल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए कह रहा हूं मैं डोपामाइन, क्योंकि कॉन्शियस रहें कि आपको ये जो एडिक्शन है वो एडिक्शन इज नथिंग बट रिवॉर्ड टू योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू डू। इसीलिए लोग शॉपिंग करते हैं आज की डेट में। काफी लोग शॉपिंग करते हैं, फिर वही ऑलमोस्ट 80-90% रिटर्न भी कर देते हैं। ये अच्छा है। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम विथ यू, एंड उसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं। इसीलिए इतनी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई फोनों की, कंपनी की यार। बट वो तो कम्युनिकेशन का साधन है, बट उसकी $ट्रिलियंस की मार्केट कैप कैसे हो सकती है? इसीलिए हो सकती है क्योंकि इंसान के बर्ताव में, माइंड में एक डोपामाइन रश मिलता है, कुछ खरीदने से एक एडिक्शन मिलती है। दैट्स व्हाट आई थिंक यू हैव टू अवॉइड। बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग में या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन में इतना डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन ये ध्रुपद ने भी कहा, अभी सेम बात फिरोज साहब ने भी कही कि वो जो एक अर्ज है, वो जो एक इम्पल्स है, उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और हर कोई, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो इन दिनों तो सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी इम्पल्स को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है और ये पूरा एक विशियस साइकिल है। नाउ लाइफ एट EMI, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हम EMI के ज़रिए ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। ज़िंदगी EMIयों पर चल रही है, EMIs पर चल रही है। और ये कहने सुनने की, अंदाज़ा लगाने की बात नहीं है। ये हमारे देश में जो डेटा है, चाहे वो RBI से आए, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए, बता रहा है कि कैसे धीरे 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 हम कर्ज के तले दब रहे हैं। ये EMI छोटे छोटे कर्ज हैं। अब ब्रेक से पहले काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, लेकिन अब दो अहम सवाल कि इस ट्रैप में अगर ये कभी फंसा दे आपको तो उससे बचने के क्या तरीके हैं, और दूसरा आपको कैसे ये अंदाज़ा लगेगा कि आप किसी ट्रैप में। फिरोज साहब, अक्सर वही वाली बात है कि इस चीज़ का अंदाज़ा तब तक होता नहीं है जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ऑड ना आ जाए जहां पर आपके साथ ऐसी दुविधा बन जाए कि अरे ये मैं अब तक क्या कर रहा था। लेकिन कैसे कोई इसको रियलाइज कर सकता है? भगवान न करे किसी के लिए कोई ऐसी ऑड सिचुएशन बने, लेकिन रियलाइजेशन का तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई कैलकुलेशन लगा के वो समझ सकता है? इस विपिन जी, कैलकुलेशन लगा के तो इंसान समझ सकता है, बट एक चीज जरूर याद रखना है कि अगर आपकी पहली या दूसरी किश्त क्रेडिट कार्ड की मिस हो जाए, पैसे के ना होने की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से तो अलग बात है, तो उस दिन आपको जाग जाना है कि आप एक डेट ट्रैप में फंसना 90% प्रोबेबिलिटी है। आपको ये एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है। कोई भी इंसान डेट ट्रैप में जाने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट करता है, और क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट का डेट ट्रैप कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने 10,000 रुपए छोड़ दिए क्रेडिट कार्ड पे पे करे बगैर और बोला 10 साल के बाद देखी जाएगी, तो 10,000 के बदले आपको ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पे करने पड़ जाएंगे 12 साल में। 10-12 साल, 10,000 के बदले आपको उससे 100 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट 30-36% कॉम्पाउंडिंग इज। तो क्रेडिट कार्ड की पहली डिफॉल्ट पे आपको जाग जाना है और मैनेज करना पूरी कोशिश करनी है। सेकंड, क्रेडिट डिफॉल्ट पहले फाइंड आउट करने से आपको ये चीज देखनी है कि आपकी टोटल EMIs
कितनी है एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल सैलरी। ये आंकड़ा, अगर आपके पास एक ही ईएमआई है तो भी ये आंकड़ा होना चाहिए। अगर ये आंकड़ा 40 के करीबन करीबन पहुंच जाता है तो आपको चौकन्ना हो जाता है। बट अगर होम लोन से ही 30-40 पहुंच रहा है तो इतना डरने की बात नहीं, क्योंकि काफी लोग जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो उनकी आधे पैसे तो होम लोन की ईएमआई में जाते हैं। सो आपको फिर भी देखना है कि आप 40 के इर्द गिर्द हैं तो आपको कोई भी और ईएमआई लेने की गुंजाइश नहीं है, भले आपके पास फोन टूटा फूटा पुराना नोकिया का हो, चलाओ, क्योंकि आपकी आज उतनी ही चादर है, आप उससे ज्यादा नहीं फैला सकते। ये दो इंपॉर्टेंट बैरोमीटर्स हैं, 40% इन ईएमआई एंड फर्स्ट डिफॉल्ट ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट इज अ बिग वेकअप कॉल। उसके बाद रणनीति क्या बनेगी वो आगे बात कर सकते हैं। राइट, तो ये दो चीजें जरूर ध्यान में रख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए। 40% से 100 रुपए कमा रहे तो 40 से ज्यादा ईएमआई में ना जाए। और अगर कोई ईएमआई आपसे मिस हो रही, खासतौर पे क्रेडिट कार्ड वाली, छोटी होती है इसलिए आपको लगता है कि क्या ही हो गया, लेकिन मिस हो गई तो खतरे की घंटी है। द्रुपद, आपने एक उपाय बताया, लेकिन एट लास्ट कोई और चीज जिससे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो नौबत ही ना आए। मेरे पास एक और उपाय है और हमारी बुक में भी ये उपाय लिखा हुआ है। अच्छा, वो आपने पूछ ही लिया। मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको। अगर आपने ये ट्रिक यूज़ कर ली तो आपको लाइफ टाइम ये टेंशन नहीं है। ट्रिक ये है कि आपको ट्रैवल करना था, लेट्स से आपको केरल घूमने जाना था, 2 लाख रुपए में जाना था, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन ले लिया। नाउ लोन का जो ईएमआई आएगा, लेट अस से 10,000 इज कमिंग, 10 और 20, मे बी 20 आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि 20,000 का अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो 20,000 की साथ साथ में एसआईपी भी शुरू कर दो। ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास 40 तो है ही नहीं, वरना तो मैं पूरा ही ले लेता। तो गाइस, आपका बजट आधा कर लो। 20,000 का आप ईएमआई भरने वाले थे ना, अब सिर्फ 10,000 का भरो और 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो। और धीरे धीरे वो अमाउंट इतनी हो जाएगी कि इन फ्यूचर आपको 1 रुपये की भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप लोन लेते रहोगे ना, आप वेल्दी नहीं बन सकते। इट इज नेवर पॉसिबल कि आप किसी और को इंटरेस्ट पे पर कर करके आप वेल्दी बनोगे, अनलेस इट इज अ कंपनी, इंडस्ट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको ये सब बारे में सोचना ही नहीं है। दैट इज अ नंबर 1। नंबर 2, एक है ना कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। बहुत बार ऐसा होता है, मॉल में हम 10-15 हज़ार रुपए की खरीदी कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऐसा ख्याल आता है यार इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, या इतना महंगा शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा ख्याल आता रहेगा, है ना। इसका एक तोड़ है, आज के बाद कभी भी आप मॉल में जाओ, समझो आपने 15,000 रुपये का खर्चा कर दिया, 5,000 का शूज़ ले लिया, कुछ भी ले लिया आपको फोमो के चक्कर में, दैट्स फाइन, बिकॉज अभी तो लाइफस्टाइल ऐसी आपको वो करना भी पड़ेगा। लेकिन घर पे आके मेक अ रूल कि इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, एंड 10-15 बार ऐसा कर दिया ना, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से ही आपका ये स्पेंडिंग चलता रहेगा। ये 2 तोड़ मेरी तरफ से होगा विपिन जी, जो हमने हमारी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिला के चर्चा का सार ये कि चाहे आप द्रुपद के आइडियाज़ को अपनाएं, चाहे जो फिरोज साहब ने जो आपको बैरोमीटर्स दिए हैं उन पर आप अपने आप को परख कर देखें, लेकिन आपको सजग जरूर रहना है। ऐसी स्थिति ना बने जब आपकी आंख खुले तो आप अपने आप को फंसा हुआ पाएं, क्योंकि जैसे हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि अब है लाइफस्टाइल, समय, फोमो, सोशल मीडिया सब आपको उस तरफ धकेलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या फैल आउट ये होंगे। और वॉरेन बफे से लेके तमाम सारे एक्सपर्ट इसी बात को कह रहे हैं, EMIs आर नॉट बैड, बट लाइफ एट द रेट EMI ना बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी और द्रुपद जी इस एक्सट्रीमली यूजफुल बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।